नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, कई लोगों ने पूछा कि आप केसीआर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नाम का संक्षिप्त विवरण है। के है कंवल कुंतला, सी है चंद्रशेखर और आर है राव। तो उनका नाम है, या तो बोला जाता है के चंद्रशेखर राव या संक्षेप में केसीआर। तो ज़्यादातर लोग केसीआर ही बोलते हैं। तो ये उनका पूरा नाम और ये उनका संक्षिप्त नाम जो है वो दो काम करने जा रहे हैं। एक, केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं और उस मोर्चे की शुरुआत जो है अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। दूसरा, दशहरे के मौके पर 5 अक्टूबर को दशहरा है शायद, 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर वो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। धमाका क्या है और वो मोर्चा क्या खोलने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वो केंद्र से नाराज़ है, क्यों मोर्चा खोलना चाहते हैं। देश के तमाम राज्यों की तरह तेलंगाना की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो हाल इस समय श्रीलंका का हो रहा है, केंद्र सरकार उससे सजग है कि राज्यों का हाल वो न होने पाए, बेतहाशा वो कर्ज न लेने पाए। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई हुई है FRBM की, यानी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसके ज़रिए, ये आज की नहीं है, काफ़ी समय से है, इसके ज़रिए तय कर दिया गया है कि कोई भी राज्य कितना कर्ज ले सकता है। उस सीमा से बाहर कोई राज्य कर्ज नहीं ले सकता। तो FRBM का जो सीमा है वो है कि जो स्टेट का GDP है उसके 25% से ज़्यादा आप कर्ज नहीं ले सकते। कोविड के दौरान सरकार ने इसमें बहुत मामूली थोड़ी राहत दी थी, इसमें छूट दी थी, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद से अब वो छूट जो है ख़त्म हो गई है। FRBM का हर राज्य को पालन करना है। इस मामले में तेलंगाना जो है सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि उसने एक नया तरीका निकाला और कई राज्य ऐसा कर रहे हैं, और वो ये कि नए कॉरपोरेशन बनाकर या पुराने कॉरपोरेशंस जो निगम हैं राज्य सरकार के, उनके जरिए कर्ज ले रहे हैं। उनके जरिए कर्ज लेते हैं और गारंटी राज्य सरकार देती है। तो इसको कहा जाता है ऑफ बजट बोरिंग, या फिर जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वो खरीद कर। तो सरकारी प्रतिभूतियां अप्रैल में जो ऑक्शन होना था उसमें शामिल होने से तेलंगाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक दिया। कहा कि आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप ये ऑफ बजट बोरिंग जो है ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तेलंगाना पहले ही अपनी GDP का 11.7% बोरोइंग कर चुकी है इन तरीक़ों से। केंद्र सरकार का ये कहना है कि चूंकि इसकी गारंटी, लोन की गारंटी राज्य सरकार देती है, इसलिए अगर कॉरपोरेशंस डिफ़ॉल्ट करेंगे, और कुछ मामलों में हुआ भी है, तो वो पैसा जो है राज्य सरकार को चुकाना होगा। इसलिए ये कर्ज भी FRBM के दायरे में आएगा। इसको क्लब करके ही जो ऑफ बजट बोरिंग है और उसके अलावा जो बजटेड बोरिंग है, ये सब मिलाकर जो है वो आपके GDP के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये है कि 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। 2 बड़ी स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, एक रायतु बंधु और दूसरा है दलित बंधु, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों को और दलित परिवारों को सीधे कैश ट्रांसफ़र करती है। उसके अलावा दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके लिए राज्य सरकार को पैसा चाहिए और राज्य सरकार के पास पैसा है नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं। ऐसे में केसीआर को लगता था कि ये इस जरिए से, ऑफ बजट बोरिंग के जरिए से हम कर्ज जुटा सकते हैं। लगभग 60,000 करोड़ का कर्ज जुटाने की योजना थी, जिस पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है। अब समस्या उनके सामने यह है कि ये पैसा आए कहाँ से, और कोई जरिया नहीं है। एक ही तरीका है कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए, वो हो नहीं रहा है। पिछले बजट में जो रेवेन्यू का टारगेट सेट किया था वो आया नहीं, इस बजट में जो सेट किया है उसके भी नहीं आने की उम्मीद है। केंद्र से जो पैसा उनको मिलने की उम्मीद थी वो भी कम मिला। तो कुल मिला के केसीआर का ये कहना है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और तेलंगाना जैसे एक परफॉर्मिंग स्टेट को सज़ा दे रही है। क्यों? क्योंकि
केसीआर और उनकी पार्टी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब इस मुद्दे को, एक आर्थिक मुद्दे को, जो सभी राज्यों के लिए नियम जो सब पर समान रूप से लागू होता है, उसको केसीआर जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। समस्या उनकी ये है कि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उनको लोगों को बताना होगा कि वो क्यों वेलफेयर स्कीम्स नहीं चला पा रहे हैं या उनमें कटौती कर रहे हैं, क्यों नई वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा नहीं कर रहे हैं। इन सब की सफाई देनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने तरीका चुना है कि केंद्र सरकार पर हमला करो, कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है, नहीं होने दे रही है। इसके ज़रिए वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं। तो अब मैंने शुरू में जो कहा, बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं, तो बड़ा मोर्चा ये खोलने जा रहे हैं कि उन्होंने घोषणा की है कि वो जल्दी ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। ये स्टाइल कुछ मिलती जुलती है अरविंद केजरीवाल से, जो उनको किसी मुद्दे को पॉलिटिकल इशू बनाना होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा हो, फाइनेंशियल मुद्दा हो, उसको अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो विशेष सत्र बुलाकर उसमें केंद्र सरकार को, भाजपा को और अपने विरोधियों को गाली देते हैं और एक प्रस्ताव पास किया जाता है। तो केसीआर भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, जिस प्रस्ताव में मांग की जाएगी केंद्र सरकार राज्य सरकार को कर्ज लेने की छूट दे। अब केंद्र सरकार की समस्या ये है कि वो देख रही है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, जिन देशों ने बेतहाशा कर्ज लिया बिना इसकी चिंता किए कि उसको लौटाएंगे कैसे, आमदनी की चिंता किए बिना खर्च किया, वो देश जो है वो संकट का सामना कर रहे हैं। कई राज्य हैं अपने देश में भी, तेलंगाना के अलावा पंजाब, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्य हैं जो इसी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कर्ज ले रहे हैं लेकिन उसको लौटाने की उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास रेवेन्यू बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कैसे सरकारी खर्च घटाया जाए। तो तेलंगाना सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है कि सरकारी जो ज़मीन है उसको बेच दिया जाए, कुछ और इस तरह के उपाय किए जाए, लेकिन इन सब से उतनी बड़ी राशि नहीं आ सकती जितनी ज़रूरत महसूस कर रही है तेलंगाना की सरकार। तो ये प्रस्ताव पास किया जाएगा और इस मुद्दे को केंद्र राज्य संबंध फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले के रूप में पेश किया जाएगा, ये मुद्दा बनाया जाएगा। और उनको उम्मीद है, वो पिछले दिनों बातचीत करके आए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से। तो उनको उम्मीद है कि ये कम से कम ये दो राज्य ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर उनका साथ देंगे, क्योंकि ये राज्य भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है ऑफ बजट बोरोइंग को FRBM से न जोड़े। लेकिन केंद्र सरकार को मालूम है कि अल्टीमेटली देनदारी तो राज्य सरकार की ही होगी, चाहे कॉरपोरेशन के जरिए ले चाहे सीधे सरकार ले। तो इसलिए जो है दोनों को अलग अलग करके देखने का नतीजा होगा खुली आंखों से गड्ढे में गिरने जैसा। वो केंद्र सरकार नहीं चाहती, वो नहीं होने दे रही है। अब उसकी वजह से केसीआर का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये मुद्दा बनाने का फैसला किया, तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा, मैंने कहा कि वो एक धमाका करने वाले हैं। वो 5 अक्टूबर 2022 मानी इसी साल दशहरे के दिन एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री का पद अपने बेटे KT रामाराव, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, उनको सौंपना चाहते हैं। उनको सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। अगर केसीआर ऐसा करते हैं, अभी घोषणा मात्र, अभी उनका प्रस्ताव मात्र है, अगर वो हालांकि इसके संकेत वो काफ़ी समय से दे रहे हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो देश के दूसरे ऐसे नेता होंगे जो सत्ता अपने बेटे को सौंपेंगे, सत्ता में रहते हुए सत्ता अपने बेटे को सौंपेंगे। मुलायम सिंह यादव 2012 में चुनाव जिताने के बाद, जीतकर आने के बाद उन्होंने सत्ता अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी थी और उन्होंने उस समय कहा था कि कोई नेता भारत में ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपनी सत्ता अपने बेटे को सौंप दी हो। तो इसलिए जो है केसीआर उससे भी एक कदम आगे जाएंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए, 2012 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते थे,
उन्हीं के नाम का मैंडेट था, लेकिन वो बने नहीं थे मुख्यमंत्री। केसीआर मुख्यमंत्री हैं और वो सत्ता अगर अपने बेटे को सौंपते हैं तो ये देश में इस तरह का दूसरा उदाहरण होगा। अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इस विचार के पीछे, इस विचार मतलब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के विचार के पीछे पूरे देश में जितने नेता राष्ट्रीय राजनीति में जो रीजनल पार्टी के नेता हैं उतरना चाहते हैं या जो मुख्यमंत्री हैं और अपनी केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देख रहे हैं, उनके मन में ये कीड़ा डालने वाले सिर्फ एक सज्जन हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तेलंगाना के एडवाइज़र हैं मतलब चुनाव की दृष्टि से चुनाव का उनका प्रबंधन देख रहे हैं, उनकी कंपनी देख रही है। और केसीआर के मन में ये कीड़ा उन्होंने ही डाला है। उधर ममता बनर्जी के मन में भी उन्होंने ये बात डाली, एमके स्टालिन के मन में भी ये बात डाली, और जहाँ भी वो जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ थे तो नीतीश कुमार के मन में ये बात डाली। तो वो जो है उस कह रहे हैं कि उससे संतुष्ट मत हो, उसको कंसोलिडेट मत करो, उसको और ताकत उससे वहाँ मत बढ़ाओ, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका देखो। वो लगातार एक जो कोशिश है कि कोई तो विकल्प बने मोदी का, तो इस कोशिश में आधे अधूरे इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और केसीआर की ये कोशिश ये नहीं भूलना चाहिए कि तेलंगाना राज्य जो है उसके लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या सिर्फ 17 है। 17 लोकसभा सीट वाले स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो एक्स चीफ मिनिस्टर अगर प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करें तो फिर कोई भी बन सकता है। आप हम में से भी बहुत से लोग ये जो है सपना देख सकते हैं। सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन एक चीज़ होती है वास्तविकता और एक चीज़ होती है कल्पना। इन दोनों में कहीं बीच में या आप सपना देखते हैं तो अपनी क्षमता, अपनी हैसियत, अपनी परिस्थिति और समय के अनुसार देखते हैं कि ये अचीवेबल है, ये लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। मेहनत करें, कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा असंभव लक्ष्य रखेंगे तो फिर इसका मतलब है आप किसी चमत्कार की उम्मीद में हैं, क्योंकि 17 लोकसभा सीटों वाले राज्य का मुख्यमंत्री जो है अगर प्रधानमंत्री बनने की सोचता है तो निश्चित रूप से वो चमत्कार की ही उम्मीद में है। तो एक तो मोर्चा खुलेगा केंद्र सरकार के खिलाफ, और वो जल्दी ही खुलेगा। पूरी उम्मीद है कि शायद जून में ही किसी दिन जो है विशेष सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, और दूसरा अक्टूबर में ये घोषणा करने वाले हैं। अगर तब तक उनको सद्बुद्धि आ गई तो बात अलग है, वरना ये घोषणा वो करेंगे ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से घूम रहे हैं देश भर में और कोशिश कर रहे हैं कि एक विकल्प बनाने की, हालांकि पहले उनकी घोषणा थी कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प। अब वो गैर कांग्रेस वाला मुद्दा उन्होंने धीरे से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो लेकिन कांग्रेस से उनकी न बनने वाली है और न कांग्रेस उनके साथ जाने वाली है। राहुल गांधी ने कह दिया था टीआरएस जैसी पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। उस पर टीआरएस के लोगों ने बड़ा वायलेंटली रिएक्ट किया था। तो इसलिए उन दोनों की बनेगी ऐसा लगता नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन 17 सीटें, और उन 17 में से भी अगर आप सब जीतने की स्थिति में नहीं हो, जो अब भी नहीं है, तो फिर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।